वॉल्यूम सेम है तो 0.6 विल बी इक्वल टू अपने पास P प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, V वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल है, सो अपन इसमें वॉल्यूम भी इक्वल है तो अपने पास क्या आ जाएगा PV आ गया डिवाइडेड बाय RT1 तो R और टोटल मोल्स मुझे गिवन था तो इसमें ना PV का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, RT1 है ये प्लस इधर हो जाएगा प्लस RT2 तो ये T1 300 है 300 और इधर हो जाएगा अपने पास कितना R 600 हो जाएगा। चलो इसको अपन क्या करते हैं PV और R ये वाला पार्ट अपने पास आ गया, इससे ना कैंसिल इधर ऐसे कर लेते हैं अपन। सो ये हो जाएगा 0.6 विल बी इक्वल टू दैट इज PV अपॉन R को कॉमन ले लेते हैं और 1/300 प्लस 1/600 कर लेते हैं, ये आ गया भाई अपने पास। अब अपन इसका क्या करेंगे 1/300 और 1/600 जो अपने पास आ गया ना, इसका अपन क्या करेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई N1 अपन को पता है, इससे अपने पास आ गया ना तो N1 में N1 विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT1 हो गया, तो आपको ये वैल्यू पता है तो N1 कैलकुलेट कर लो, ये 300 है। PV अपॉन R आपको पता है मल्टीप्लाई 1/300 तो आपको N1 पता चल गया, N1 पता चल गया, ये आपको 0.6 पता है, N2 पता चल गया, इसमें N1 है इसमें N2 है, आपका आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। फिर उसके बाद D4 और D5 पूछा था आपने, तो मैं D4 और D5 बता दूंगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा। D4 में गिवन है बनको, इसमें क्वेश्चंस का कुछ गड़बड़ था, मैंने आपको इसमें मॉलिक्यूलर मास ना कुछ मॉलिक्यूलर मास का गड़बड़ था, मैंने आपको बताया था D5 का आंसर सही नहीं आ रहा, D5 में कुछ गड़बड़ है, उसको मैं देख लूंगा उसके बाद ही अपन बता पाएंगे। ये तो बुक का क्वेश्चन है और बुक में अलग आंसर गिवन है, मैंने देखा है आरसी मुखर्जी में। तो ये तो D5 का आंसर सही नहीं आ रहा, D4 क्या है, D5 कहां से आ गया यार, पता नहीं क्या पूछ रहा, D5 तो है ही नहीं इसमें। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3 कर चलते हैं अपन, एक्सरसाइज 3 देख लेते हैं। एक मिनट है, एक्सरसाइज 3 करते हैं अपन। एक्सरसाइज 3 में पार्ट 12, 13, 14 बोल रहा है, इसमें पार्ट पार्ट कुछ नहीं है, 12, 13, 14 है एक्सरसाइज 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है 12, 13, 14, कौन सा शीट देख रहे हैं यार तुम लोग, ठीक है मिल गया। 12, 13, 14 है ही नहीं मेरी शीट में, ये कैसी शीट है। अच्छा ये जेई ऑनलाइन था मेरे पास, जेई ऑनलाइन में नहीं है, इसमें 12 तो है, इसमें अपन को गिवन था द एक्सपेरिमेंट ऑफ डी is found to be smaller than the experimental value of d is found to be smaller than that of estimated Gram's law, this is due to, हाँ तो लास्ट टाइम अपन ने लिखा था ना इसको, ये जो वो था 12 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये अपन ने लास्ट टाइम लिखा था ना, है ना, कि इट इज ड्यू टू द, मतलब वी कैन से दैट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज, तो पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना ही पड़ेगा, पहले पढ़ा था अपन ने, मैं भूल गया उसको। खैर देखते हैं अपन क्या है, एक्स एंड वाई ना, यहाँ से एक ट्यूब है और यहाँ से एक गैस को पास करेंगे, इधर से गैस वाई था, इधर से गैस एक्स था, लेंथ इसका 24 है, तो एक्स एंड वाई आर टू वोलेटाइल लिक्विड्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 10, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है। The two cotton plugs are soaked in X and Y, right, are simultaneously placed at the end of the tube, length 24, ठीक है ना, इसमें अपन ने right, so अपने पास given है that is length of the tube. The tubes is filled with an inert gas at 1 atmosphere pressure and the temperature of this much, ठीक है। Vapor of X and Y reacts to form a product first observed in the distance D, अच्छा तो D पे आके वो दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, D पे आके दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, okay, observed at D centimeter of the plug, soaked in X. The X and Y have equal molecular diameters, मतलब साइज दोनों का एक जैसा है,
and assume the behavior of the inert gas. आपस में वो रिएक्ट नहीं करते हैं and the two vapors, ठीक है. The value of D according to Gramsci of diffusion, वो तो अपन बता देंगे. इसको x ले लो, इसको 24 minus x ले लो, y को. So rate of y divided by rate of x is equal to under root of molecular mass of x molecular mass of y. So rate of y is 24 minus x divided by x is equal to under root molecular mass of x 10 by 40. So x you will get the answer. वो d हो जाएगा. अब आपने पूछा है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर. जितना आएगा डी कितना आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन से अपन बता सकते हैं डी का वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 1/4 मतलब 2 आ गया तो 16 के आसपास आ रहा है. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. अब अपन कहेंगे जितना ये वैल्यू आता है एक्सपेरिमेंटली तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन दैट ऑफ एस्टिमेटेड, मतलब उससे छोटा आ रहा है. तो दिस इज ड्यू टू, हाँ तो ऐसे कुछ रहा होगा ना कि अगर गैसेस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उनका रेट ऑफ ट्रेवल थोड़ा कम हो जाएगा. अपन पढ़ते हैं लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स एज कंपेयर टू, नहीं मीन फ्री पाथ अलग अलग हो ही नहीं सकते. रीजन दोनों का साइज एक जैसा है. तो मीन फ्री पाथ होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू पार्टिकल्स बिफोर कोलाइजन, राइट. फिर अपन से पूछते हैं लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ वाई, नो मीन फ्री पाथ नहीं होगा. इंक्रीज कोलाइजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई विद द इनर्ट गैस कंपेयर टू द एक्स विद द इनर्ट गैस. तो ज्यादा कोलाइजन तो एक्स का होगा, वाई का थोड़ी होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसका कोलाइजन ज्यादा होगा. तो इंक्रीज कोलाइजन ऑफ एक्स विद द, तो अगर कोलाइजन ऑफ, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसके कोलाइजन ज्यादा होंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. सो अपन कहेंगे इंक्रीज कोलाइजन ऑफ एक्स विद द इनर्ट गैस एज कंपेयर टू द वाई विद द इनर्ट गैस. जिसकी सही छोटा होगा उसका कोलाइजन ज्यादा होगा. तो डी विल बी द 14th वाले में गिवन है द डिफ्यूजन कोफिशिएंट. ठीक है. तो अपन को गिवन है द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द आइडियल गैस प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ एंड द मीन स्पीड. Proportional to the mean free path and the mean speed. The absolute temperature of the ideal gas is 4 times. Its pressure is increased to 2 times. As the result, the temperature coefficient of X is increased by. ठीक है. तो इसमें कुछ अपन ने ऐसे किया था ना, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा था. तो अपन ने ऐसे कुछ किया था कि मीन फ्री पाथ ना PV is equal to nRT से इसको कैलकुलेट करना होगा, है ना. The diffusion coefficient is proportional to the mean free path and the mean speed. ठीक है. That is velocity. The absolute temperature of the ideal gas is 4 times and the pressure is increased by, तो अगर मैं टेम्परेचर को 4 टाइम इंक्रीज करता हूं 40 कर देता हूं and the pressure is increased by 2 times and the pressure is increased by 2 times and the pressure is increased by 2 times. As a result, the diffusion coefficient of the gas increases by, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट या तो इस पर डिपेंड करेगा या इस पर डिपेंड करेगा. भाई डिफ्यूजन कोफिशिएंट तो अपना ऐसे हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑफ द गैस will be equal directly, और equal to लिखते ना बनता है ऐसे, अंडर रूट ऑफ मीन फ्री पाथ कितना होता है दैट इज 8RT by pi m. तो अगर मैं इसको टेम्परेचर को 4 टाइम कर देता हूं प्रेशर को हाफ कर देता हूं तो मेनली रेट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो अपन कहेंगे रेट विल बी दैट विल बी इक्वल टू रेट 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एवरेज मीन स्पीड की बात कर रहे हैं ना, R into T डिवाइडेड बाय व्हाट pi m. तो अगर मैं टेम्परेचर को 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है ना, वो प्रेशर इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. तो अगर मैं इसको 4 टाइम बढ़ा देता हूं तो कितने बार बढ़ जाएगा 40 है अपने पास. ठीक है ना. अगर टेम्परेचर अब अपन 40 ले लेते हैं तो अपन कहेंगे भाई ठीक है तो R2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT by pi m. इसकी जगह तो मैं R लिख लूंगा, बाद में लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 4, है ना, और रूट ऑफ 4 कर लेंगे अपन.
तो अगर √4 करेंगे तो अब इसको प्रेशर से कैसे कोरिलेट करोगे? तो भाई प्रेशर होता है 8 PV अपॉन पाई एम, 8 PV अपॉन पाई एम। तो ये जो आएगा इसी में अपन कैलकुलेट कर लेंगे 8 PV बाई पाई एम। प्रेशर को आपने हाफ कर दिया, प्रेशर को अगर हाफ करोगे तो ये R1 था है, इसको अपन को इक्वेट करना था। तो अगर मैं इसको कोरिलेट करूंगा तो इसको लिखूंगा PV बाई पाई एम और प्रेशर को लिखूंगा हाफ, और इनिशियली अपने पास था PV डिवाइडेड बाई पाई एम, दैट इज द रेट। तो अगर मैं इन दोनों को कोरिलेट करूं तो पाई एम तो कैंसिल होगा और अपने पास क्या आएगा? दिस विल कम्स आउट टू बी, कितना टाइम बनेगा अपने पास? पाई एम तो कैंसिल हो गया, तो PV रूट बाय 2 इज इक्वल टू 8 RT डिवाइड बाय पाई एम तो कैंसिल किया मैंने, और √4 ना, इसका भी रूट लेना, √4 भी लेना, इंटू √4, ये भी रूट लेना पड़ेगा। नहीं, रूट कैंसिल ही कर लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें रूट तो कैंसिल ही हो रहा है ना, अपन क्यों फालतू में इतना सब सोच रहे? तो रूट तो अगर मैं कैंसिल करता हूं तो व्हाट आई गॉट इज, फिर कोफिशिएंट, द कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट इज पाई एम और RT। तो पाई एम बाई RT कितना होगा अपने पास? नहीं यार, इसको तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। एक्चुअली मीन फ्री पाथ बोल रहा है, ये मीन फ्री पाथ तो अपने सिलेबस में नहीं है, और मीन स्पीड बोल रहा है। मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड, द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ एंड द मीन स्पीड, द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना? अपन क्या करेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड। The absolute temperature of the gas is increased by 4 times and the pressure increased by 2 times. अगर टेम्परेचर को 4 टाइम इंक्रीज करूंगा और प्रेशर को उसको भी इंक्रीज करूंगा, एज अ रिजल्ट द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस increases x times. The value of x is value of x is, तो स्पीड तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हम मीन फ्री पाथ, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 4 टाइम्स तो 4 टाइम बढ़ जाएगा, और प्रेशर को भी इंक्रीज किया इसने 2 टाइम्स। प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स तो आपने टेम्परेचर को ही बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने की क्या जरूरत है? मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट एक और क्या है? मीन फ्री पाथ मीन्स, मीन फ्री पाथ होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन अ स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलिजन ऑफ द टू पार्टिकल, वो मीन फ्री पाथ होता है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन, absolute temperature of the ideal gas is increased by 4 times, तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी और उससे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट will be directly proportional to temperature, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। तो प्रेशर का क्या रोल होगा? प्रेशर का तो रोल ही नहीं है इसमें, बस वैसे ही दे दिया, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा काइनेटिक एनर्जी 3/2R। तो अगर मैं
इसको अपन ने कांस्टेंट ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। तो प्रेशर का क्या रोल है? प्रेशर का मुझे कोई रोल ही बता, मतलब वो नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, अपन क्या करते हैं, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का एक बार अपन फॉर्मूला देखते हैं उसका, मीन फ्री पाथ का, है ना। मीन फ्री पाथ का क्या फॉर्मूला होता है? एग्जिट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं पर मीन फ्री पाथ का क्या होता है ना। मीन फ्री पाथ इज रिलेटेड एज, अपने पास क्वेश्चंस होंगे सारे। मीन फ्री पाथ होता है at constant pressure directly proportional to temperature, inversely proportional to pressure. मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन होता है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलाइजन्स एंड इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो अपन मीन फ्री पाथ को लिख भी सकते हैं पहले, है ना। पहले अपन लिख लेते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अपन ऐसे कर लेते हैं, मीन फ्री पाथ क्या होता है वो देख लेते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे, हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिखो, तो अपन मीन फ्री पाथ लिख ही लेते हैं ना कि होता क्या है, फिर उसके हिसाब से अपन पढ़ लेंगे। द मीन फ्री पाथ होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, लिखो भाई मीन फ्री पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a molecule between any two, the distance traveled by molecule between any two successive collisions, between any two successive collisions. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अपन को कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है क्या? बस डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू होता है, इसको अपन रेशियो में लिख सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन होगा, तो दो पार्टिकल के बीच में अगर कोलिजन होगा तो वो अपन लिख लेते हैं व्हाट इज मीन फ्री पाथ। सो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, distance traveled by, ठीक है, the average distance traveled by, traveled per unit of time, obviously by the particles होगा, by particles per unit of time, particle per unit of time divided by mean free path जो होता है, that is equal to number of collision made by single molecule, number of collisions made by सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि आपस में कोलिजन करेंगे ना तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑब्वियसली बात है, उस पर डिपेंड करेगा। सो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कोलिजन मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट ऑफ टाइम, मॉलिक्यूल पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब मेन फ्री पाथ को थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं तो शायद अपन को अब वो मिल जाएगा एक, है ना, एग्जांपल। तो लेमडा जो होता है, अब एवरेज डिस्टेंस है तो वी एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय होता है दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजन, दैट इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करनी पड़ेगी, अब गड़बड़ हो गया अपने पास। चलो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो वी एवरेज तो अपन को पता है क्या होता है, तो अपन इसमें लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है the number of molecules colliding with each other per unit of time, that is called collision frequency। तो वो उसका फॉर्मूला होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। अब जरूरत पड़ेगी तो इसकी भी डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन पूरा फॉर्मूला, मतलब एग्जैक्ट फिर फॉर्मूला ले लेते हैं कि अगर दो पार्टिकल में कोलिजन होगा तो क्या होगा, दैट इज रूट ऑफ, अब उसमें ना अपन को जब वो कोलाइड करते हैं ना दो पार्टिकल, अपन सोचते हैं वो स्फेरिकल है,
तो ये आपस में जब कोलाइड करते हैं तो उनके एरिया पे भी डिपेंड करता है वो। सो पाई स्क्वायर, पाई डायमीटर, ये स्क्वायर ऐसे होता है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और वी एवरेज इनटू एवरेज वेलोसिटी पे वो भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अपन को मिलेगा दैट इज मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू वी एवरेज, तो कैंसिल हो जाएगा। सो आई गॉट दैट अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वी एवरेज, कैंसिल करेंगे तो कोलाइजन डायमीटर मल्टीप्लाई बाय एन स्टार, वो मॉलिक्यूल हो जाएंगे जितने कोलाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। अब अपन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ, इफेक्ट ऑफ, ये तो फॉर्मूला हो गया अपने पास ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यही इफेक्ट अपन को देखना था ऑन मीन फ्री पाथ। ठीक है ना, मीन फ्री पाथ लैम्डा लिख देता हूं मैं, है ना, rather than writing like that अपन लैम्डा देख। अब देखो दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे ना, तो व्हाट विल से दैट लैम्डा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो ट्रैवल भी फास्ट करेंगे, और प्रेशर ज्यादा है तो फिर मीन फ्री पाथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर में पार्टिकल पास पास रहे होंगे। तो lambda will be directly proportional to temperature but inversely proportional to pressure. If pressure is constant, then अपन लिख सकते हैं कि भाई if P is constant, then lambda is directly proportional to T. और अगर T constant है तो lambda is inversely proportional to T. And at constant P, lambda will be inversely proportional to, then lambda will be inversely proportional to P. ये अपन लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ने ऐसे लिखा हुआ है सिंस, ऐसा क्यों लिख रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू गेलो-सिक्स लॉ, गेलो-सिक्स लॉ है ना। सो अकॉर्डिंग टू गेलो-सिक्स लॉ, गेलो-सिक्स लॉ अपन को पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम राइट ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, देन सो if the volume of gas is constant, then what will happen, we'll write that then there is no effect of pressure and temperature, there is no effect of pressure and temperature। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि भाई कंप्रेशन एक्सपेंशन से ही अपन कुछ बता सकते हैं ना, then no effect of pressure and temperature। एक बात तो ये है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लैम्डा पे कैसे होता है वो अपन ने देख लिया। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास आएंगे नहीं ना, वो दूर ही रहेंगे, तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट ना, ये अपन ने बता दिया ऐसे। अब मॉलिक्यूलर कोलाइजन की बात कर लेते हैं एक बार। तो अपन क्या करेंगे, अपन का जो क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस ऑन इट्स प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ। ओके, मीन फ्री पाथ मतलब T by P पे, एंड एवरेज स्पीड एंड मीन स्पीड। हाँ, तो एवरेज स्पीड तो ये हो गया, राइट। तो वी एवरेज अपन निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अपन को वी एवरेज निकालने में। अब ये कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो वो 4 टाइम्स बढ़ गया, राइट ना। एंड इट प्रेशर इज डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो फिर ये कम हो जाएगा 2 टाइम्स अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, तो मीन फ्री पाथ। तो एवरेज स्पीड का क्या रोल होगा फिर इसमें। As a result, the diffusion coefficient of the gas increases by x times. अब V average diffusion coefficient तो क्या collision frequency ले लेंगे, collision frequency ले लेंगे अपन, lambda is equal to ये। अब collision frequency की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, क्योंकि इतना तो अपन से नहीं पूछने वाले भैया, बहुत ज्यादा हो जाएगा।
हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी गिवन नहीं है कि अपन कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें, तो मुझे लग रहा है अपन को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा क्या मीन फ्री पाथ, इतने से तो हो जाना चाहिए था अपना काम, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर तो अपन को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बट प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, वो प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है ना, 2 टाइम्स। मीन फ्री पाथ एंड तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अब क्या करें, क्या अपन इससे z से कोरिलेट करेंगे कि अपन को मीन फ्री पाथ भी पता है और ये भी पता है एवरेज स्पीड, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट करें। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज z जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी टू द पावर ऑफ 2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है t टू द पावर ऑफ 3/2। तो अपन कहेंगे प्रेशर का स्क्वायर करें तो 4 आएगा और टेम्परेचर का एक बार कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी पढ़ लेंगे अपन, पर एक बार पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी पढ़ लेंगे, है ना। n स्टार तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट इन द सैंपल, ऊपर यूनिट टाइम है ना कोलिजन, है ना। नंबर ऑफ n स्टार मींस नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सैंपल, मुझे लग रहा है दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे इनका। डी इनिशियल बाय डी फाइनल कर देते हैं, डी इनिशियल तो फिर T1/T2 रेज टू 3/2 आ जाएगा और P2/P1 आ जाएगा। ये वाला, हाँ सर, मतलब डिफ्यूजन कोफिशिएंट को दोनों को इनिशियल और फाइनल को डिवाइड कर देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी इक्वेट हो जाएगी। मैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट d1/d2 कर लेते हैं, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज इक्वल टू T1/T2 टू द पावर 3/2 और P1 P2/P1 हो जाएगा ना। टू द पावर ऑफ 2, उसमें वेलोसिटी में नहीं आएगा ना कि मतलब अपन इससे कोरिलेट कर रहे हैं, तो अपन ने z का वैल्यू यहाँ डाल दिया, तो z का वैल्यू डाला अपन ने, तो v एवरेज डिफ्यूजन D कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल टू T/P रूट T/M होता है ना, तो फिर T और रूट T मिलके 3/2 हो गया, और P और M तो इधर लेना ही है, P डिवाइड बाय P आता है, P स्क्वायर नहीं होगा। डिवाइड बाय p आएगा, इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी में डिवाइड बाय p आएगा। हाँ सर, बस वो मतलब मीन फ्री पाथ में ही P आता है ना, मीन स्पीड में P नहीं आएगा। आपने लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में T/P। ठीक है, t/p ना, तो लेमडा को अपन t/p कर लें, z लिख लें, तो और क्वेश्चन में दिया है D इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू मीन स्पीड। एक मिनट, मतलब वो क्वेश्चन में क्या, अब ये तो मीन फ्री पाथ था जो अपन ने पढ़ लिया, इसमें यही पार्ट होता है, वो अपन ने देख लिया t/p से प्रोपोर्शनल होगा, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ, दैट इज लैम्डा बाय मीन फ्री पाथ एंड एवरेज स्पीड, है ना। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो d इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो अपने पास आ रहा है कितना t/p, और v एवरेज एवरेज वेलोसिटी लिख लें, हाँ सर, √8 RT/m। m कर लेना, तो
D1 ये ले लेते हैं और D2 ये ले लेते हैं। तो ये कह रहा था अपन से एज अ रिजल्ट द डिफ्यूजन कोफिशिएंट इंक्रीजेस बाय। अच्छा, तो अपने पास D1 आ गया T इंटू T बाई P इंटू अंडर रूट ऑफ 8 RT बाय M। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो अपने लिए T बाई P होगा, ये T1 ले लो, ये T2 P1 ले लो, T2 ले लो, P2 ले लो, और अंडर रूट ऑफ 8 R ये आ गया अपने पास T2 डिवाइडेड बाय दैट इज M। ये वाला पार्ट तो अपन ने हटा लिया, ये वाला पार्ट भी अपन ने हटा लिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू अपने पास ये 1/2 आया, तो T1 बाय P1 इंटू ये 3/2 आ गया, और डिवाइड बाय हो गया T2 3/2 डिवाइड बाय P2, राइट ना, ये हो जाएगा। तो अगर अपन इसको लिखते हैं D1 बाई D2 विल बी इक्वल टू, पहले अपन T मान लेते हैं, T 3/2 डिवाइडेड बाय P, और अपन कर लेते हैं T2 कितना, अब 4 टाइम्स कर दिया अपन ने, तो 4T टू द पावर ऑफ 3/2, ये 3/2 था, और डिवाइड बाय कर लेता हूं, प्रेशर अपन ने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, ये ना, तो अपने पास आया T 3/2 है ये, तो अपने पास आया दैट इज टेम्परेचर क्या हो गया अपने पास 3/2 T 3/2 डिवाइड बाय P इंटू 2P डिवाइडेड बाय 4T 3/2, ये लिखेंगे ना, हाँ जी भाई, ये 3/2, तो टेम्परेचर को तो कैंसिल कर लिया हमने, तो D1 अपॉन D2, हमें D2 बताना है, D2 अपॉन D1 विल बी इक्वल टू अपने पास P, ये तो कैंसिल हो गया, और T 3/2 भी कैंसिल होगा, तो 4 इंटू 4 3/2, T मैंने कैंसिल कर दिया, डिवाइड बाय 2 आएगा, राइट ना। यस सर। तो फिर आगे अपने पास D1 इजिकल टू D2 का रेशियो बताना था अपन को, तो कितना आया अपने पास, 4 आता है। राइट ना, तो अपने पास ये 2√4 मतलब, है ना, तो ठीक है, राइट दैट, फिर तो 8/2 8/2 आया, और 8/2 आएगा तो अपने पास आंसर 4 आएगा, ये आ रहा है अपने पास, ठीक है। मतलब पहले अपन को सिर्फ मेन फ्री पाथ पता होना चाहिए, तो मेन फ्री पाथ तो अपने सिलेबस में था ही नहीं, और फिर भी पूछ रहे हैं, ये वाला पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये लोग पूछने लगे, कब का क्वेश्चन था ये, 2016 का, और पहले भी एक क्वेश्चन पूछा ना डिफ्यूजन कोफिशिएंट से कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, दोनों ही पार्ट अपने सिलेबस में नहीं था, फिर भी पूछ लेता है, तो फिर कोलाइजन फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, एटलीस्ट फॉर्मूले तो लिख ही लेते हैं कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के, तो अपन को मीन फ्री पाथ में अपन को पता है लैम्डा विल बी, राइट ना, तो एटलीस्ट फॉर्मूले तो लिख ही लेते हैं फिर अपन, तो यहां से अपन मीन फ्री पाथ अपन को पता है, और कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, सो मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई P, और कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करेंगे दैट इज विद Z, उसको Z से डिनोट करते हैं, तो अगर हम Z लिखेंगे तो Z विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रेशर, एंड Z विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 3/2, एटलीस्ट ये तो लिख ही लेंगे, तो अपन डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं ना, Z इज प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर अपॉन टेम्परेचर 3/2, ये लिख लेते हैं भाई, ये आ गया अपने पास, उसी से अपन को ये 3/2 आ रहा है, बट दोनों के फॉर्मूले ये होते हैं, अपन ये देख लेते हैं, वैसे यहाँ पर उसने कोलाइजन फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की थी,
So that is the formula related to the collision frequency and the mean free path. ठीक है, हाँ ये फिजिक्स का पार्ट है, मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसलिए तो मैंने बताया नहीं इसको, है ना, ये सारा पार्ट फिजिक्स का पार्ट है आपका। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अब दोनों ही आप फिजिक्स में पढ़ोगे, दोनों ही पार्ट ये फिजिक्स के पार्ट है आपके, ठीक है। तो वी कैन हैव 15th क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। व्हाट इज द 15th क्वेश्चन? 15th वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम बताया था ना, क्यों? 15th वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम बताया था ना। अभी मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, तो अगर हम 15th वाले की बात करते हैं, क्या है, if graph between the number of particle and the velocity is symmetrical and then most for velocity and v average coincide. क्वेश्चन बेस्ड ऑन JEE एडवांस, मतलब कब आया ये क्वेश्चन को और किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? वो कह रहे हैं कि अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेलोसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर वेलोसिटी, ठीक है ना, अगर अपन को क्या गिवन है, एक मिनट है। सो इफ द ग्राफ बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द वेलोसिटी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल ऐसे ना, सिमेट्रिकल या ऐसे मतलब दोनों का ग्राफ ऐसे है, सिमेट्रिकल में तो ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा 2020 का ग्राफ है, चलो भाई देखते हैं। 2020 वाला क्वेश्चन तो इसमें गिवन ही नहीं है, 19 तक ही गिवन है मेरे इसमें। चलो अपन देख लेंगे उस क्वेश्चन को, है ना, 2020 वाले ग्राफ को देख लेंगे अपन। वो डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि इसमें ना भाई दो गैसेस हैं, अब दो गैसेस में CO गैस भी हो सकता है और N2 गैस भी हो सकता है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है बट गैसेस अलग अलग है ना। देन विल VMP और एवरेज कोइंसाइड, जरूरी नहीं है कि ये कोइंसाइड करे, राइट, तो जरूरी नहीं है कि वो कोइंसाइड करे, क्योंकि दैट जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो डिपेंड करेगा ना भाई। अगर आपने लेकिन लिखा हुआ है अपने इस सिमेट्रिकल, तो फिर अगर मान लो वो सिमेट्रिकल मुझे दिख रहे हैं और दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस यहाँ तो आपने सेम लिखा हुआ है, मान लो अलग अलग है तो ग्राफ तो सिमेट्रिकल है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है भाई। अब अपन चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, है 15th वाला क्वेश्चन है। A closed tank has two compartment A and B, both filled with oxygen, ठीक है भाई, अपने पास एक क्लोज टैंक है, कंपार्टमेंट A and B both filled with oxygen, ठीक है भाई, अपने पास A और B है, दोनों में ऑक्सीजन है एंड दे आर फिल्ड लाइक दिस, है अपन को ऐसे गिवन है। इसमें ऑक्सीजन है 1 मीटर क्यूब, 5 बार एंड 400 केल्विन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बने। इधर 3 मीटर क्यूब है, 1 बार एंड 300 केल्विन है, ठीक है। दोनों तरफ अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। The partition separating the two compartment is fixed, ठीक है, and the perfect heat insulator, मतलब कोई भी heat loss नहीं होगा। Figure 1, if the old partition is replaced by the new partition which can slide, मतलब अपन इस वाले पार्टीशन को एक दूसरे पार्टीशन से रिप्लेस कर दें जो ये पार्टीशन स्लाइड कर सकता है इधर उधर, ठीक है, which can slide, ठीक है, न्यू पार्टीशन which can slide and conduct heat but does not allow the gas to leak across, ठीक है। ये ना पार्टीशन जो है ये गैस को इधर उधर नहीं जाने देगा, लेकिन इधर इधर अपन उसको स्लाइड कर सकते हैं। द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ कंपार्टमेंट ए आफ्टर सिस्टम एट एन इक्विलिब्रियम, हाँ तो ठीक है ना, दोनों का प्रेशर इक्वेट कर दूंगा भाई। इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है NO42,
इसका भी NO42 कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका प्रेशर और इसका प्रेशर अपन को पता है। हमें एक बात पता है कि अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं जो कि यहां वहां मूव कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे कि भाई ये कब आके रुक जाएगा, जब दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो रुक जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, पीवी अपॉन आरटी से, वो अपन को गिवन है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं पीवी अपॉन आरटी से। इसके नंबर ऑफ मोल्स, अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ प्रेशर तो इक्वल हो जाएगा, तो इसको इक्वेट करते हैं। अपन को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये तो कांस्टेंट है ही, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर बाय पी को इक्वेट कर देता है, पी बाय आर को इक्वेट कर देता है, क्योंकि प्रेशर तो इक्वल हो जाएगा दोनों में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 अपॉन आर बाय पी किया ना अपन ने, तो N1 अपॉन T1, पी बाय आर किया अपन ने, तो N1 अपॉन T1 और ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N2 T2 अपॉन V2, ये कर लेंगे अपन। तो उसने क्या पूछा है अपन से, द वॉल्यूम इन दिस, तो प्रेशर इक्वल होगा, तो वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है, मोल्स इक्वेट करते हैं, मोल्स तो दोनों के गिवन है। तो ठीक है, अपन ऐसे कुछ करते हैं कि वॉल्यूम इक्वेट करने के लिए, अब एक मिनट सोचते हैं अपन, क्योंकि अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, इसमें भी मोल्स मुझे पता है, ये स्लाइड कर सकता है इधर उधर। ये स्लाइड तब तक करेगा जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो जाए, वॉल्यूम इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो ये चेक करता है कि किस में मोल्स ज्यादा है, पहले N2 कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अपने पास गिवन है 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, सो 5 into 1000 डिवाइडेड बाय कर देता हूं मैं 400 केल्विन। ये मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मेरे पास, प्रेशर 1 है और 3000 डिवाइडेड बाय 300 है ना, प्रेशर वॉल्यूम, और ये R इंटू 300, ये R इंटू 400 हो गया। तो इसके मोल्स आ गए अपने पास, दैट इज 10 मोल्स, और इसमें मोल्स आ गया अपने पास, दैट इज 50 by this, so that is number of moles will be equal to 12.25. Here 50 by 4 ना 12.5 moles, इतने मोल्स आ गए, इसमें 10 by R मोल्स आ गया, तो इसमें मोल्स ज्यादा है, मतलब ये स्लाइड ऐसे करेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब गिवन है ना अपन को, तो अगर उधर को स्लाइड करेगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को ले लेंगे 1 प्लस एक्स, और इस वॉल्यूम को लिख देंगे 1 माइनस एक्स, दैट इज 3 माइनस एक्स। एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपन को पता है क्या है, so number of moles will be equal to 12.5 by R, T1 कितना गिवन था अपन को 400 डिवाइडेड बाय अपने पास 1 प्लस एक्स है, एंड दैट विल बी इक्वल टू N2 कितना था अपन के पास 10 बाय R, और T2 अपन को कितना गिवन था 300, 3 माइनस एक्स। ये लो भाई, इसको कैंसिल करके और सॉल्व कर लेते हैं, विल गेट द आंसर। तो अपन को x पता चल गया, अगर x पता चल गया तो वॉल्यूम पता चल गया। ये स्लाइड तब तक करेगा जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो जाए, वॉल्यूम इक्वल नहीं, प्रेशर इक्वल होना चाहिए, तो अपना आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। सर टेम्परेचर इक्वल होना जरूरी नहीं है, टेम्परेचर इक्वल, पार्टीशन हीट कंडक्ट कर रहा है ना, तो फिर टेम्परेचर फाइनली जो इनिशियली था कहां उससे पर है, चेंज हो जाएगा ना। अपन से लिखा हो इफ द ओल्ड पार्टीशन इज प्लेस्ड बाय न्यू पार्टीशन व्हिच कैन स्लाइड एंड कंडक्ट हीट। अच्छा, हीट भी कंडक्ट कर रहा है तो टेम्परेचर भी सेम होगा, अगर हीट कंडक्ट करेगा तो फिर अपन को टी ही कैंसिल करना होगा, फिर टी भी हटाएंगे अपन, बिल्कुल करेगा, क्योंकि टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। अगर हीट कंडक्ट करेगा, ये करेगा, लेकिन बाहर लॉस नहीं हो सकता, बिल्कुल करेगा, क्योंकि फिर दोनों का टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंट होता तो अपन ऐसे कर लेते हैं, टेम्परेचर इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है, हीट कंडक्ट कर रहा है तो इक्वेट करके अपन बता देंगे आंसर, दिस इज द आंसर। उसमें लिखा था ना, हीट पहले इंसुलेटर था, हीट कंडक्ट नहीं कर रहा था, बाद में उसने हीट कंडक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल आंसर होगा वो, वैसे करेंगे। सो विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 था,
सेकंड पार्ट में बाकी कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं था अपन को, और क्या पार्ट 3 में यही क्वेश्चन थे। किसी ने क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा था शायद इसी का, पार्ट 1 का ना 7, एक बार अपन 7 भी देख लेते हैं इसी का। 7 में अपन को गिवन था the two atomic masses of the gases are given to us, the value of the de Broglie wavelength of helium at this temperature is, हाँ तो ठीक है ना, then that of wavelength of neon at this, हाँ तो ठीक है ना, लिखो ना de Broglie wavelength अपन को बताना है ना, और टेम्परेचर है तो de Broglie wavelength ऐसे कर लो आप, lambda of helium divided by lambda of neon, यही कैलकुलेट करना है ना अपन को। helium gas is m times of the helium this, तो m is अपन को बताना है, तो ठीक है ना, mass of helium, velocity of helium divided by h, mass of neon into that is velocity of neon, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा h, तो अपने पास बचेगा क्या, mass of neon, velocity of neon divided by mass of helium, velocity of helium, तो mass तो अपन को गिवन है दोनों के पार्टिकल का 4 and 20, so 20/4, और वेलोसिटी क्या होगा RMS वेलोसिटी, तो √3/3 RT/m ना, डिवाइडेड बाय अपन को क्या करना है √3 RT/m, तो ये मास ऑफ नियॉन हो जाएगा और ये मास ऑफ राइट ना दैट इज हीलियम हो जाएगा। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, बाकी अपन लिख लेते हैं, इनवर्स होते हैं तो अपन लिख लेंगे, मासेस अपन को गिवन है, दोनों के एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते हैं और मिल जाएगा अपन को। फिर से लिखो उसके अंदर और लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। अब क्या था अपने पास, और कोई क्वेश्चन नहीं था, अब ना कुछ और है अपने पास, नहीं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में चलते हैं। अगर अपना केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्व हो जाएगा, डाउट्स हो जाएंगे, तो फिर अपन वापस आइडियल गैस पे आएंगे। कुछ लोगों ने अपन को एक्सरसाइज 2 भी पूछा था, अपन एक्सरसाइज 2 भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा अपन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने पास टाइम होगा तो अपन सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं ना एक्सरसाइज 1 कर रहे थे अपन लास्ट टाइम, और अपन ने कुछ एक्सरसाइज कर भी लिया था, कुछ पार्ट आई थिंक डी तक कर लिया था अपन ने, सी या डी तक कर लिया था। मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछा था जिसके लिए मैंने कहा था कि टाइम लगेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, हाँ D3 में कहा था मैंने कि इसमें टाइम लगेगा, अपन इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, बिल्कुल। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का C3 एंड D5 था, तो गलत बात है, अब बोल रहा है, जब समझा रहा था तब नहीं बोला कि सर वो मत समझाओ जो आप बता रहे हो, मैंने अलग पूछा है, अब बोल रहा है कि आपने एक्सरसाइज 1 का पूछा था मैंने, उस टाइम नहीं बोला उसने कि सर उसको बोलो, उसको बता दो, अब वो लास्ट में बताऊंगा मैं, केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फिर बंद करूंगा फिर निकालूंगा, राइट, ये क्या है, हाँ वही गोपालपुर कितने बार, ठीक है, चलो बताओ, बोलो केमिकल इक्विलिब्रियम में ना D3 बताना था मुझे, तो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट करेंगे और फिर वापस चलेंगे, बता रहे, ठीक है, चलो या इसको कर ही देते हैं मोबाइल ना, आइडियल गैसेस वाला पार्ट, क्योंकि वो गड़बड़ ना हो ना, आइडियल गैसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होगा ना, अभी टेस्ट वेस्ट के हिसाब से भी आइडियल गैसेस ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम में पता नहीं कितना पूछ रहे हैं, उनको पता नहीं ना इक्विलिब्रियम में कितना पूछेंगे, कहाँ क्या सिंगल इंटीजर टाइप है ये, तो मैं तो चाहता था सारे डिस्कस करना, लेकिन कर कैसे सकते हैं C3 और, अब रुक जाओ एक मिनट, पार्ट 1 का इंटू ना, एक मिनट,
अभी XY1 का पार्ट 1, ये तो रुको, मैं इसके ना 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके पार्ट 2 के, अपन वो 2 क्वेश्चन कर दें एक आइडियल गैस के, C3 और D5, ये दोनों करके ना ये आइडियल गैस का है। फिर उसके बाद अपन केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में 1 मिनट रुक जाओ, C3 और D5 बता देते हैं अपन इसको, पहले D5 ही बता देता हूँ, D5 आ गया। 3 identical footballs are filled with nitrogen, helium, and hydrogen at the same pressure. If the leakage of the gas occurs the time from the filling hole, then the ratio of the rate of leakage of the gases from the 3 football under the identical condition is, हाँ तो लिखो ना सीधा। अब भाई रेट ऑफ आइडेंटिकल कंडीशन गिवन है अपन को, तो रेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन, molecular mass of hydrogen divided by molecular mass of nitrogen लिखो। For rate of nitrogen divide by rate of helium, तो अंडर रूट ऑफ molecular mass of helium लिख लो और molecular mass of nitrogen लिख लो। फिर एक बार लिखो rate of hydrogen divided by rate of helium, that will be under root of molecular mass of helium divided by molecular mass of hydrogen लिखो। बता दो रेशियो, इसको और इसको इससे डिवाइड करोगे तो हीलियम और हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। इससे को डिवाइड करोगे तो नाइट्रोजन और हीलियम आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ जाएगा। अब बचा क्या अपने पास, उनका एक रेशियो बना दो। C3 बता देता हूँ इसको, ठीक है ना। C3 में गिवन है अपन को, a 100 ml vessel containing O2 at 1 atmosphere and 400 Kelvin is connected to a 300 ml vessel containing NO at 1.5 atmosphere and thus from the narrow tube। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि एक मेरे पास वेसल है जो 100 ml में, ठीक है, और इसमें O2 प्रेजेंट है, प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन, वॉल्यूम गिवन है मुझे, इज कनेक्टेड विद एन एरो ट्यूब, इसका वॉल्यूम गिवन है मुझे, क्या गिवन है मुझे 300 ml, प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 500 केल्विन ना, 400 केल्विन। तो प्रेशर पहले वाले में कितना, अच्छा टेम्परेचर दोनों में सेम गिवन है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो फाइनल गैस, फाइनल मिक्सचर बताना है अपन को, तो फाइनल मोल्स कैलकुलेट कर लो ना। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो N2 प्लस O2 होगा, तो NO2 बना रहा है तो ट्वाइस ऑफ NO2 ले लेते हैं। इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लो, लिमिटिंग रीजन चेक कर लो, एक कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, है ना। अगर अपन लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे तो एक तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा ना, राइट। तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT। सो इसके मोल्स आ गए अपने पास 0.1 ना PV, सो 0.1 डिवाइडेड बाय R और T है 400, ये गिवन है मुझे, और इसके मोल्स मेरे पास है दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, प्रेशर ऑन वॉल्यूम, सो 0.3 इंटू 1.5 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय R इंटू 400 हो जाएगा। दोनों में 400 है तो मोल्स अपन लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके मोल्स कितने होते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय R इंटू 400, ये O2 के मोल्स है, ये 0.1 इंटू, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 400 R, और इसके मोल्स है 1.5 ना इंटू 0.3, सो 3 इंटू 15 4.5 4.45 डिवाइड बाय 400 R। जितने इसके मोल्स होंगे इसका डबल यूज होंगे, ये एक्सेस में है, ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, ये भी गैस है, ये सारे के सारे गैस है, ये जीरो हो जाएगा जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, और ये जितने मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे उतने ही इसके बनेंगे, क्योंकि 2 मोल्स दे रहा है।
सो इसके मोल्स हो गए 0.1 डिवाइड बाय 400 आर, और इसके मोल्स कितने बचेंगे, तो 0.45 डिवाइड बाय 400 आर माइनस जितने मोल्स इसके होंगे उसके हाफ मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे, मतलब दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 400 आर डिवाइड बाय 2, ये इसके मोल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, जितने मोल्स इसके होंगे उसके आधे मोल्स ये रिएक्ट करेंगे, ये थे इतने और रिएक्ट किए इतने, तो आपके पास टोटल मोल्स आ गया 0.45 into 400 R, 0.1 divided by 800 R plus 0.1 divided by 400 R. इसमें ना अपन 400 R, ये 2 into 400 R, 400 R कॉमन ले लेता हूं, 1/400 R, तो मेरे पास यहां बचा क्या, 0.45 minus 0.05 plus 0.1, तो टोटल ये 400 आ रहे हैं, तो n टोटल विल बी इक्वल टू आ गया अपने पास। अब बताने क्या था उसमें बता दो भाई, फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, तो टोटल मोल्स हैं, फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल वॉल्यूम है 400 ml, तो P बताना है, वॉल्यूम टोटल हो गया 0.4 लीटर्स में, P फिजिकल टू एनआरटी लगा देता हूं, N टोटल मेरे पास है 1/400 R इंटू ये 0.1 प्लस 0.1 0.55 0.05 0.5 इंटू R, T हो गया 400, लो भाई आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सरसाइज 1 का केमिकल इक्विलिब्रियम, एक मिनट में शीट निकालता हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सरसाइज 1 का पहले D3 बताना है, तो D3 के बाद फिर देख लेते हैं क्या बताना है। लास्ट टाइम अपन डी सेक्शन कर रहे थे, पहले मैं D3 बता देता हूं, उसके बाद पार्ट 1 का I1 का 2, D2 C3, E1 F3 F2, C3 तो कल बताया था ना, C3 तो कल बताया था ना, कल ही अभी लास्ट क्लास में ही तो बताया था। भैया आज ही पूछ लेना जितने तुम्हें पूछना है एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का 12 नहीं 12 नहीं I2 है, पहले मैं लिख लेता हूं, पार्ट 1 का I2 D2 C3 E1 और F का पता नहीं कहां चला गया, F2 E2 I2 I4, I4 पार्ट 1 का I1 का 2 1 का 2 वाला, ठीक है, H3 फिर I पता नहीं क्या लिखा, H3 1 2 3 4 पता नहीं क्या, J2 और K का 2 3, J का 1 2 भी है, K4 M1 और सब कुछ क्लास में बताया होगा पता, H2 H3,
सारे ही कर दूं, एक से लेके D3 M1 M3 L2, बस हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं, फिर अपने आप करना। ऐसे थोड़ी होता है सारे आप ही कर दो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो बस देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। हो गया बस। C3 से शुरू कर लेता हूँ। C3 लास्ट क्लास में बताया था, आप चेक कर लो उससे, है ना। लास्ट क्लास में आपको बताया था C3, अब उसमें चेक करो, वीडियो लेक्चर है आपके पास। मैंने D3 से शुरू करना है। C3 मैंने बताया था लास्ट टाइम है, कैलकुलेशन भी बताया था, उससे चेक करो। अपने पास पॉइंट, मैं D3 बता रहा हूँ। अब भाई लिखने का कोई फायदा नहीं है, अब तभी लिखना जब खत्म हो जाए इतना, नहीं तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब इतना होगा उसके बाद ही अपन कुछ करेंगे, है ना। लिखने का अब कोई फायदा नहीं। अब देखते हैं अपन, तो अपने पास गिवन है, और पहली बात तो ये ना, अपन को ये भी देख लेना चाहिए, पता क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है ना, वो अपना थ्योरी क्लास से भाग जाते हैं, उसके बाद फिर अपन डाउट पूछ लेंगे। चलो, अब चैट में कुछ भी नहीं लिखना, अगर कुछ पूछना है तो ही लिखना, मतलब क्वेश्चन नहीं डालना। अपने पास D3 में गिवन है, एक इक्विलिब्रियम गिवन है। अब देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो देख रहे हैं अपन। अगर पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, अपन को इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है ना, तो पहले आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन देख लो। CO plus H2 is in equilibrium with CH3OH। फिर मैं देखूंगा सभी गैसियस स्टेट में, मतलब मुझे फिजिकल स्टेट नहीं लिखना। 0.1 मोल ऑफ 0.15 मोल ऑफ CO इज एडेड, इसका 0.15 मोल ले लिया मैंने, in a 2-liter flask and maintained at this much with the catalyst so that following reaction can take place। मैंने ना CO को एक वेसल में ऐड किया था, जिसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर मुझे गिवन है और उसके मोल्स गिवन है मुझे। तो वॉल्यूम मुझे 2.5 लीटर गिवन है और टेम्परेचर मुझे 500 केल्विन गिवन है। तो फायदा क्या, मैं इसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मोल्स गिवन है, इनिशियल प्रेशर कितना था, जरूरत पड़ेगा तो कैलकुलेट कर लूंगा। अभी कह रहा है हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस अंटिल द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 8.2। ठीक, ये मैंने कहा हाइड्रोजन को तब तक ऐड किया जब तक कि प्रेशर 8.2 ना हो जाए। तो चलो मान लेते हैं हाइड्रोजन के A मोल्स डाल दिए थे, तो मतलब टोटल मोल्स जब ये दोनों हो जाएंगे, तो मैंने कहा इस वेसल में मैंने हाइड्रोजन को तब तक ऐड किया जब तक कि इसका प्रेशर कितना ना हो जाए, 8.2। तो वॉल्यूम तो यही रहेगा, टेम्परेचर यही रहेगा, इसमें A मोल्स डाल दिए तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 8.2। तो मेरे पास A आ गया। हाइड्रोजन इज एडेड until the pressure become this much at equilibrium and, अच्छा इसको ऐड करने के बाद इक्विलिब्रियम भी आ गया। ठीक है, at equilibrium and 0.08 moles of methanol is formed। ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन भी ऐड किया और इक्विलिब्रियम, अपन ने ये x बनेगा तो ये A minus 2x होगा, तो ये 0.15 minus x हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी, इन तीनों का सम कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो गया मेरे पास दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस होगा, तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 0.15, और ये माइनस माइनस 3x, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस A माइनस 2x, ये टोटल मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम का मेरे पास। अब लिख ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर एक बार उसको भी लिखी दो, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, मैंने सबके मोल्स को ऐड कर दिया तो टोटल मोल्स आ गए अपने पास, लिख ही लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना करे। ये लिखा था भाई मैंने। अब अपन को x का वैल्यू तो पता है मोल्स में 0.08 एट इक्विलिब्रियम, तो x मुझे पता है 0.08, तो ये 0.16 आ गया, मतलब हो गया 0.5 और ये 0.16 होगा, तो प्लस पॉइंट A प्लस माइनस 0.16, ये मेरे पास है।
अब जिस कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम आया उसके मेरे पास टोटल मोल्स है, टोटल वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और मोल्स भी है, तो प्रेशर भी है, तो ठीक है, PV = NRT लगा देता हूं। प्रेशर कितना 8.2 दिया आपने, वॉल्यूम कितना 2.5 लीटर दिया आपने, नंबर ऑफ मोल्स कितना, अब इससे माइनस करूंगा 0.5 से तो कितना बचेगा भाई, 0.5 माइनस कर लेते हैं 0.16, तो 10 तो मेरे पास 4 हो गया और ये 34 हो गया, 0.34, सो मैं 0.34 इंटू आर हो जाएगा अपने लिए क्या, एटमॉस्फेयर गिवन था ना, तो 1/12 लिख लेते हैं। और टेम्परेचर अपने पास 500 केल्विन, तो ये अपने पास ए भी तो था 0.34 प्लस ए। अच्छा, तो मेरे पास ये आ गया कि भाई कितना ए आपने ऐड किया था, कितना H2 ऐड किया था, वो आ गया अपने पास, मोल्स ऑफ H2 एडेड। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं अपन को पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है कि केपी और केसी बता दो रिएक्शन की, तो हाँ बता दूंगा ना, ए अगर आ जाए तो एक्स तो मुझे पता है, तो केपी बता दूंगा। केसी पहले लिखूंगा, दैट इज केसी क्या हो जाएगा अपने पास, x अपॉन 0.15 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ए अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, a माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये केसी है, तो केपी कैलकुलेट कर दूंगा भाई, केपी विल बी इक्वल टू दैट इज केसी इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एच, ये कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो पहले वाला ऑप्शन आ गया। 0.15 कहां पर है, अच्छा ये वाला 0.15 था अपने पास, ये 0.15 था ना, अपन ने इसको अच्छा इधर लिखने से वो गड़बड़ हो गया, ये 0.15 है भाई, है ना, तो ठीक है, अब 0.15 है तो अपना ए इधर गलत आता तो सब गड़बड़ हो जाता, सो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन। तो 0.15 है तो अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई कि ए माइनस पॉइंट क्या बचेगा अपने पास, तो ए माइनस 0.1 ही बचा, है ना, 1.15 माइनस पॉइंट दैट, तो पॉइंट कितना बचा अपने पास, 0.01 बच गया, तो ए प्लस पॉइंट ए माइनस 0.01 ये आ गया अपने पास, ए कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन को केपी केसी आ गया। अब क्या था, इफ द फाइनल प्रेशर, if the final pressure, if the same amount of CO and H2 as before are used but with no catalyst, तो फाइनल प्रेशर बता दो, बता देंगे भाई, ये फर्स्ट वाला पार्ट था। अब अगर मेरे पास किसी रिएक्शन का केपी और केसी आ गया तो अपन को क्या फर्क पड़ेगा भाई, इसमें अपन केसी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन को पता है कैसे, दिस विल बी इक्वल टू केसी इंटू पी टोटल डिवाइडेड बाय एन टोटल, जो अपने पास आ गए एन टोटल, ये वैल्यू है ना, एन टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी है। अब वो क्या बोल रहा है अपन से कि आपके पास ये सब है, फाइनल प्रेशर बताओ अगर कैटलिस्ट यूज नहीं किया इनिशियल वाले में, तो इफ द फाइनल प्रेशर इफ द सेम अमाउंट ऑफ H2 and O2 is used but no catalyst, इस बार अपन कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो अपने पास केसी गिवन होगा और फाइनल प्रेशर बताना है, राइट, तो बता देंगे भाई, फाइनल प्रेशर बताना है अपन को, तो इसका अमाउंट इतना ही ऐड करें, x ले लेते हैं, a माइनस एक्स लेते हैं और 0.5 माइनस एक्स लेते हैं, और केपी थोड़ी चेंज होता है कभी, केपी और केसी चेंज नहीं होगा प्रेशर चेंज करने से, तो फाइनल प्रेशर कितना आएगा, तो अपन कहेंगे फाइनल प्रेशर भाई, फिर से अगर कैलकुलेट करूंगा तो केपी और केसी तो कांस्टेंट रहते हैं ना, प्रेशर से थोड़ी चेंज होता है, उतना ही आएगा। वो क्यों, क्योंकि भाई प्रेशर तो उतना ही रहेगा, आपने कुछ चेंज थोड़ी किया, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, चेंज थोड़ी कर देगा कुछ, इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी कर लेता है, ये भी तो इक्विलिब्रियम पे गिवन है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी 8.2, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला फाइनल प्रेशर में। तो फाइनल प्रेशर में कभी चेंज आ सकता है, हाँ, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, आपने कहा कि भाई इनिशियली ये प्रेजेंट है, आपने कैटलिस्ट को लिखवाया था, कैटलिस्ट कभी ना केसी केपी चेंज नहीं करता, कैटलिस्ट कभी एनर्जी ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं कर सकता, राइट, और केपी केसी अगर वही कांस्टेंट है
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं और टोटल मोल्स वही रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर टोटल तो उतना ही रहेगा उस रिएक्शन के लिए। सो इट विल बी 8.2, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब अपन E1 की बात करते हैं, E1 E2 की बात करते हैं, ये अपन को पता चल गया। अब मैंने आपको बताया था, अपन E1 की बात करते हैं, तो E1 में जो क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड टू द रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड इट्स एप्लीकेशन। हमें एक बात अच्छे से पता है, QC का मतलब है किसी भी स्टेज के कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हैं अपन, और KC का मतलब है कि एक्सप्रेशन में आप सिर्फ इक्विलिब्रियम के ही कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हैं। दैट इज द रिलेशन। तो चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अपन को जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है तो पहले आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख लो। N2 + 3H2 इज एन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NH3, ये अपन को गिवन है। अब इसमें मुझे KC गिवन है रिएक्शन का, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे अपन, पहले अपन ने इक्विलिब्रियम लिखा फिर KC, तो पहले रिएक्शन पढ़ ही लेते हैं। A mixture of 1.5 moles of N2 and 2 moles of H2, तो इसका 1.5 मोल्स, इसका 2 मोल्स और इसका 8 मोल्स अपन ने ऐड किया, इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ 20 लीटर वेसल, V = 20 लीटर गिवन है मुझे, ठीक है। एंड द टेम्परेचर इज गिवन टू मी, दैट इज 500 केल्विन। शायद जरूरत पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता अपन को जरूरत पड़ेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC मुझे गिवन है, KC कितना गिवन है 1.7 इनटू, तो इसको ना अपन 1700 लिख देते हैं। 1.7 इनटू 10⁻² गिवन है। Is the reaction is at equilibrium? If not, in what direction it will move? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन चेक कर लेते हैं। आप QC लिखते हैं अपन पहले इसका, तो अपन कहेंगे भाई NH3 है to the power of 2 divided by N2 into concentration of H2 to the power of 3, ये इसका QC है। तो अपन कहेंगे KC भी यही रहेगा, KC is NH3 to the power of 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 to the power of 3, ये तो सेम ही होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, इसमें किसी भी मोमेंट के कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं, इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशन हो सकते हैं। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये मुझे क्या गिवन है, मोल्स ना। हाँ, तो मोल्स का मतलब होता है मोल्स पर लीटर बनाना होगा, तो मैं इसको लिखूंगा NH3 पहले, तो 8/20 का स्क्वायर, ठीक है। और ये भी मोल्स गिवन है, तो 1.5 डिवाइड बाय 20, और मुझे गिवन होगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 20 का क्यूब, ये गिवन होगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अगर ये वैल्यू 1700, क्योंकि अपन को पता है इफ QC इज, पहले KC देख लेते हैं। अगर KC का वैल्यू कम है QC से, अगर KC का वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि अभी प्रोडक्ट कम है, आप रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाओ ताकि वो इक्विलिब्रियम आ जाए। तो अपन कहेंगे भाई देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास। तो इसका वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट किया, तो पहले तो अपन ये 20 हो गया, डिवाइड बाय 20 है, तो ऊपर 20 मतलब 400 जाएगा, तो 20 इंटू 20 ना, तो 400, 2 20 बचेंगे ना, ये 20 और एक 20 बच जाएगा अपन को, ये 20 बच गया। तो यहाँ पर अपन ने 8 क्यूब मतलब अपने पास आ गया, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना अपने पास आएगा, ये तो अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया 1.5 इंटू 2, और ये भी, और 400 ऊपर आएगा अपने पास, तो अपन कहेंगे 10⁻2 हो जाएगा। ये आ गया, देखो भाई क्या इतना आ रहा है अपने पास, आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, KC इज 1.7 इंटू 10⁻2, अच्छा सॉरी 1.7 मतलब 170 था, कोई बात नहीं, अपन डायरेक्शन तो अपन, कंसेप्ट तो हमारे पास आ ही जाता, क्या करना है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन अपन चेक कर लेंगे। तो अब ये 6, ये बाय 3 करूंगा तो 2 आ रहा है अपने पास, और है ना 1 आएगा अपने पास 0.3, तो QC का वैल्यू तो ज्यादा है, मतलब इसमें प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, तो रिएक्शन को कहां मूव करना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में टू अटेन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि 170 KC जो है वो छोटा है
QC से। तो QC अगर बड़ा आ रहा है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। आप रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आओ ताकि ये वैल्यू छोटा हो और वो कितना आना चाहिए 170, तो इक्विलिब्रियम आ जाए। व्हाट इज द रूल ऑफ Q रिएक्शन कोएफिशिएंट। चलो आगे देखते हैं अपन। सो अपन कहेंगे रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम। दूसरा आपने पूछा था E2। E2 वाले में गिवन है अपन को Kc गिवन है रिएक्शन का, अब रिएक्शन इसमें भी गिवन है। तो अपन E2 में पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आप पहले तो रिएक्शन लिख लो अगर रिएक्शन गिवन है तो SO2 plus NO2, SO2 plus NO2 is in equilibrium with SO3 plus NO होगा, हाँ बिल्कुल NO plus SO3 है, ये है अपने पास। इसका मुझे Kc गिवन है, Kc is equal to 81। ठीक है भाई। अब ये करेगा a mixture of these gases has the following concentration of the reactants and product। तो अपन कहेंगे ये अपन को कितना गिवन है SO2 0.04 NO 0.03, ठीक है, और NO2 0.04 और ये अपन को गिवन है 0.3, ये गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई QC के इसमें वॉल्यूम वगैरह कुछ तो नहीं ना, इज द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इफ नॉट in which direction the reaction will move to attain equilibrium, what will be the molar concentration of the four gases at the equilibrium। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है, इसके लिए अपन को ये अपन को 0.3 ही गिवन है, मैं एक बार चेक कर लूं, ठीक है NO 0.3 है। कुछ कंसंट्रेशन मैंने गड़बड़ की है, ये SO2 है 0.03 0.04 है, NO2 is 0.04 बिल्कुल, और NO is 0.3 and this is also 0.3, ये 0.3 है। लगता तो नहीं है इक्विलिब्रियम पे, तो मैं QC कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.3 into 0.3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा अपने पास 0.04 into 0.04, ये है अपने पास। ठीक है, तो 3 into 3 into 10 की पावर -2 हो जाएगा, और ये 4 into 4 into 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो अपने पास ये आ गया कितना 9/16, तो 9/16 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 100, सो 900/16 आया अपने पास, है ना, 900/16 आया अपने पास। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे 900/16 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 8/450, तो ये अपने पास आएगा 8 से अगर कैंसिल करूंगा तो 8 4 जो 40, 50 तो फिर 44 ना, और 10 बचेगा तो इट विल बी 1, इट विल बी लाइक दैट। तो भैया क्लास तो चल रही है, परेशान क्यों है। 44.1 के आसपास आ रहा है अपने पास, ऐसे कुछ कर लेंगे, है ना। तो भाई इसमें ना Kc इज ग्रेटर देन QC, QC छोटा है तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें QC तो छोटा आ रहा है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है तो सिर्फ इतना ही आ सकता है QC। तो हमें क्या चाहिए, ये रेशियो 81 होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। सो reaction move forward to attain equilibrium, forward to attain equilibrium, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, अपन ऐसे कर देते हैं, अटेन करेगा इक्विलिब्रियम, तो इस रिएक्शन को वापस लिख लेते हैं या फिर से लिख लेते हैं भाई SO2 plus NO2 is in equilibrium with NO plus SO3, ऐसे कर लेते हैं अपन। तो ठीक है भाई, रिएक्शन मूव फॉरवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो इसको लिखते हैं 0.04 0.3 into 0.3, -x 0.3 plus x और 0.3 plus x। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन भी इजी है। 81 is equal to 0.3 plus x का स्क्वायर and 0.04 into minus x का स्क्वायर, so 9 will be equal to 0.3 plus x divided by 0.04 minus x। x कैलकुलेट कर लेते हैं, x कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करके बता देना व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। 56.2 आ रहा है, उसका वैसे भी कोई यूज नहीं,
ये बहुत छोटा था इसलिए अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, 56.2 आ रहा था, कोई बात नहीं। बहुत छोटा था वैसे वो है, देख के पता चल रहा था अपन को 450/8, तो अपन को फर्क नहीं पड़ता था। ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका ई सेक्शन था। F2 पूछा है आपने। F2 में आपने कहा है फिर अपन को इक्विलिब्रियम गिवन है, तो अपन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं पहले हैं। F2 में इक्विलिब्रियम की बात। अब अगर अपन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे ना F2 में, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन अपने पास एक तो गिवन है N2 + O2, ये F2 को बता रहा हूं मैं, गिव्स यू ट्वाइस ऑफ N, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है भाई। फिर ट्वाइस ऑफ NO + O2 इज एन इक्विलिब्रियम विद N2O4, नहीं ट्वाइस ऑफ NO2। इसके लिए अपन को K1 गिवन है, इसका K2 गिवन है ना। तो आपने क्या पूछा, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। लो भाई सीक्वेंशियल रिएक्शन पूछ रहे हैं अपन से, मुझे नहीं लगता मुझे इसको बताने की जरूरत है। सीक्वेंशियल रिएक्शन K1 K2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूछो ही किसने था, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। इसका मतलब भाग गया होगा क्लास से। F2 हो गया। H2 की बात कर रहे थे आप, H2 है, तो H1 H2 बताना था आपको, तो H2 and 3 H1 नहीं बताना है। एक मिनट है, मैं जरा H1, किसी ने तो पूछा था H1, अपन इसको देख लेते हैं। हाँ बता देते ना, एक ही पूछा था उसने H1 में से एक पार्ट ही पूछा था, बताते हैं ना क्या प्रॉब्लम है। H1 का पार्ट 8 पूछा है अपन से किसी ने, तो पार्ट 8 ना H1 का, तो मेरे पास गिवन था NH4 NO2 सॉलिड है और ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, और इसमें अपन लिखेंगे N2 + ट्वाइस ऑफ H2, ये गैस है। तो इसमें अपन को क्या बताना था, इसको इसमें अपन को ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp एंड Kc, होमोजेनियस रिएक्शन और हेटेरोजेनियस रिएक्शन, ऐसे बताने अपन। तो अपन लिखेंगे ना इसमें Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O टू द पावर ऑफ 2, और Kp लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिखूंगा। अब इसमें ना पता मैं क्या करूंगा, ये वेसल ये सॉलिड था, मतलब मैंने एक वेसल में सॉलिड ऐड किया, डिकम्पोज करके गैसेस बनाता है, N2 गैस बनाता है। जो वाटर लिक्विड जो होगा ना, ये जो ऑक्यूपाई करेगा ना इसका वॉल्यूम, वो बहुत कम, नेग्लिजिबल ऑक्यूपाई करेगा, एंड इट विल बी अ प्योर वाटर व्हिच विल बी फॉर्म्ड। मैं इसको प्योर वाटर क्यों अज्यूम करूंगा व्हिच विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज N2 इज अ इनर्ट गैस और वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब वाटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, neither water will be reacting with this, और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा तो नेग्लिजिबल करेगा, वहां वाटर गैसियस स्टेट नहीं गिवन है अपन को, अगर गैसियस होता तो मैं उसको वैसे लिख लेता, वो लिक्विड गिवन है, देन आई विल कंसीडर दिस एज अ प्योर वाटर, क्योंकि N2 गैस इज अ इनर्ट गैस, वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, देन इट इज अ प्योर वाटर। और अगर प्योर लिक्विड है तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द Kc एक्सप्रेशन, इसलिए अपन उसमें Kc एक्सप्रेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये इसमें मिक्स होता तो मैं कर लेता उसको इंक्लूड, मतलब अगर ये जो बनता ना, ये मीडियम इसका एक्वस होता रिएक्शन में, तो मैं उसको इंक्लूड कर लेता, बट इसका मीडियम भी एक्वस नहीं होगा, ये इसमें इनर्ट गैस है तो डिसॉल्व भी नहीं होता, तो फिर हमें उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर वो गैसियस स्टेट गिवन होता तो अपन कंसिडर कर लेते, दैट इज व्हाई मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। H2 गिवन है अपन को, ठीक है। फिर अपन को रिएक्शन गिवन है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर अपन को रिएक्शन गिवन हो तो अपन को क्या करना चाहिए, पहले रिएक्शन लिख लेना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास गिवन है, इसको मैं डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाऊंगा प्लस CO2 बनाऊंगा, ये गैसियस स्टेट है, सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, ये अपन को गिवन है। Kp इसका 1 गिवन है, Kp इज इक्वल टू 1 एट 290 927 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, अपन ने इसका ना 20 ग्राम लिया था, ठीक है, इन द 10 लीटर वेसल, so V is equal to 10 लीटर मुझे गिवन है, टेम्परेचर मुझे गिवन है 1200 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज। देखो इस रिएक्शन का Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड दैट इज इक्वल टू 1।
मतलब जिस वेसल में इस रिएक्शन को आप कर रहे हो उसका प्रेशर 1 है, उसका वॉल्यूम 10 है, उसका ये टेम्परेचर है। तो मैं क्या करूंगा, मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लेता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, तो अपन कहेंगे प्रेशर कितना है CO2 का 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर्स, आर और टेम्परेचर कितना है 1200। तो ये इसके मोल्स है। अब जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स तो ये डिकम्पोज हुआ होगा भाई, CO2 बना ना, और CO2 इज अ गैस, बाकी सब सॉलिड। तो इसका मतलब है जो भी प्रेशर रहा होगा, जो भी आप Kp लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तो मुझे प्रेशर ऑफ CO2 है। अब अपन को एक बात पता है कि एक वेसल में, किसी भी वेसल में आप कितने भी गैसेस रखो, वॉल्यूम टेम्परेचर उसी का कांस्टेंट रहता है। तो अपन क्या करें, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम अपने पास 10 लीटर्स है, डिवाइडेड बाय आर हो गया 1/12 और टेम्परेचर आपको 1200 के बने 100 तो 0.1 हो गया। सो मेरे पास ये 0.1 के बने, जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज्ड इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। तो मास कैलकुलेट कर लो, 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर मास इज 100, 10 ग्राम, 50% डिकम्पोज हो गया, 50% डिकम्पोज हो गया। H2H3 में AgNO3 को अपन डिकम्पोज कर रहे हैं। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज गिवन टू अस, भाई ये गलत बात है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जो मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आप केसेस का जरूर पढ़ो। देख, मुझे ये AgNO3 गिवन है, ये सॉलिड है, और जब ये डिकम्पोज होता है तो मुझे Ag सॉलिड मिलेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हाफ ऑफ 2 मिलेगा। अब मुझे एक बात अच्छे से पता है कि इसमें एक ही तरफ गैसेस गिवन है, इसका मतलब है मैं इनके मोलर कोफिशिएंट से इनका प्रेशर का रेशियो बता सकता हूं। ये अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर एक ही तरफ गैसेस हैं तो ये पूरा केस लिखा हुआ है अपन ने। अगर इसका प्रेशर P है तो इसका P/2 है, तो Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर ऑफ 1/2। ठीक है भाई, तो ये 2P टू द पावर ऑफ 2 है और ये P टू द पावर ऑफ 1/2 है, P/2 टू द पावर ऑफ 1/2। लो भाई, आपका आंसर आ गया, यही पूछा उसने, Kp ऑफ द रिएक्शन, तो अपन बता देंगे। तो उसने Kp पूछा अपन से, बता दिया अपन। तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज, दैट इज I सेक्शन का 2-4 1 का सेकंड पार्ट मतलब, अच्छा ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ 1 का सेकंड पार्ट। सो I1 में मुझे गिवन है N2O4 है, डिकम्पोज करके ट्वाइस ऑफ NO2 बनाता है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, है ना, रिएक्शन लिखने से अपन को फायदा होता है। सो N2O4 डिकम्पोज करता है 25% एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। Kp बता दो। द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन 1.1 एटमॉस्फेयर इज दिस। हाँ तो ठीक है ना, Kp तो फर्स्ट वाले पार्ट से कैलकुलेट कर ही लिया ना, उसी को यूज करके दूसरा वाला पार्ट लिख दूंगा। ये 1 है, ये 0 है, ये 2x है, ये 1 - x। So Kp will be equal to 2x to the power of 2 divided by 1 - x into आपने P total divide by total mole 1 plus x delta Mg 1। अब आपने पहले वाले पार्ट से Kp कैलकुलेट कर लिया। Kp will be equal to 0.25 into 2, क्योंकि x का वैल्यू 25% गिवन है आपको, into 2 to the power of 2 divided by 1 minus 0.25, है ना। और टोटल प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर गिवन था, सो 1/1.25। ये Kp है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के लिए मुझे Kp तो गिवन है, अब वो कह रहा है कि x बता दो कितना होगा, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं। अब 4x इधर अपन लिखेंगे 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x, और P टोटल उसने कहा कि अपने पास 0.1 एटमॉस्फेयर है। अब मैंने इसको 1 की जगह 0.1 लेने वाला हूं, तो 1 + 2x टू द पावर ऑफ, ये आपको Kp गिवन है, उससे x कैलकुलेट कर लो। तो जब 0.1 प्रेशर होगा तो x कितना होगा पता चल गया आपको।
ये कह रहा है कि H3 का आंसर दूसरा आ रहा है 4p स्क्वायर इंटू p टू द पावर 1/2 √2, ये आ रहा है मेरे पास। इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज p, अच्छा ठीक है, मैंने टोटल प्रेशर नहीं पढ़ा था, तो अपन को ये गिवन है ऐसे, एक मिनट रुकना है इस वाले पार्ट में, अपन कहेंगे इफ द टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज 2, p गिवन है बोले, ठीक है, तो मुझे पता क्या गिवन है, अब ये मेरे पास आंसर गिवन है तो कर लो, अपन को गिवन है ये इन दोनों का जो प्रेशर है, मतलब इसका प्रेशर और इसका प्रेशर टोटल, तो अपन ऐसे कर देते हैं, इसका प्रेशर 2x है, इसका प्रेशर x/2 है, और मुझे गिवन है 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू p, ये टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये टोटल मोल्स है, तो ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हो गया आंसर भाई। इसका प्रेशर में इसके, चलो अपन ने क्या ले लिया, अपने पास एक ही तरफ प्रेशर गिवन है, इफ द प्रेशर इज, टोटल प्रेशर मुझे गिवन है, तो इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज p, देन कैलकुलेट दिस। तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी प्रेशर ही अज्यूम कर लेते हैं। अगर मैं इसको प्रेशर अज्यूम करूंगा तो x के टर्म में लिखूंगा फिर मैं, तो मेरे पास x के टर्म में मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2.5 x इज इक्वल टू p, सो x इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 5/2.5, इसको ना 5/2 कर देता हूं मैं, ऐसे कर देता हूं, सो x का वैल्यू मुझे पता चल गया, लिख दो आप 2x का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ना x/2 टू द पावर ऑफ 1/2, लो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the answer, ये हो गया। वो अपना आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये अपना I2 था। I1 क्यों बताया मैंने, अच्छा पूछा था, ठीक है I2 देख लेते हैं। I2 में आपने बताया at temperature T AB2 dissociates according to the reaction, ठीक है, AB2 according to the reaction dissociate होता है, that is in gaseous state, that will be twice of AB, ठीक है, twice of AB plus B2, ये इसमें डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई विद द डिग्री ऑफ डिसीजन ऑफ x, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसीजन अपन को करना है, अब क्या करें, which is x is very small as compared to unity, ठीक है, x बहुत छोटा है, deduce the expression of x in terms of pressure, equilibrium constant, total pressure आप p ले लो, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, इसके मोल्स अगर 2 है, ये 0 ये 0, अगर ये x होगा तो ये होगा 2x और ये होगा 2 - 2x, ऐसे लेके भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं और मैं ऐसे भी लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ AB2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ AB प्लस B2, क्योंकि मैं क्लास में आपको डिग्री ऑफ एडिशन के टाइम ये बता चुका, ये 1 है, ये 0 ये 0, तो अगर ये 1 - x होगा, मैंने इसको तो डिवाइड बाय 2 कर दिया रिएक्शन, तो ये x बनेगा, ये x/2 बनेगा, मैं दोनों में से किसी भी फॉर्म में कैलकुलेट करूं क्वेश्चन को, मेरे पास आंसर्स दोनों से सही आएगा, क्योंकि मैं केपी कैलकुलेट करके क्लास में बता चुका हूं कि दोनों से केपी जो लिखोगे वो इक्वल आएगा, अगर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन सेम है तो, ठीक है। अपन कहेंगे भाई केपी विल बी इक्वल टू केसी, तो केपी पूछा है अपन से एक्सप्रेशन में, तो केसी विल बी इक्वल टू x इंटू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - 2x टू द पावर ऑफ 2, और मल्टीप्लाई बाय पी टोटल आपने दे रखा है, और ये ऐड करूं तो 2 + x आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख लेता हूं ऐसे, सो मुझे क्या करना है, x के टर्म में लिखना है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे, kp विल बी इक्वल टू इसको, तो x इंटू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, x बहुत छोटा है तो मैं 2 to the पावर ऑफ 2 लिख लेता हूं इसे, और इसको भी p/2 कर देता हूं टू द पावर ऑफ 1, तो आपने बताया ना x इज वेरी स्मॉल, तो अगर x बहुत स्मॉल है तो 2 - 2x क्या होगा, 2 के आसपास ही रहेगा, 2 + 2x क्या होगा, वो भी 2 के आसपास रहेगा, लिख लिया मैंने,
आपने बताया ना क्वेश्चन में कि x इज वेरी स्मॉल। अब मैं लिख लेता हूं भाई, kp विल बी इक्वल टू x क्यूब इंटू 4 इंटू p डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। ये कैंसिल करता हूं, सो x विल बी इक्वल टू 2 kp डिवाइडेड बाय p। इसका क्यूब है तो मैं इसका क्यूब रूट ले लेता हूं, सो x विल बी इक्वल टू क्यूब रूट आ गया मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास क्यूब रूट ऑफ, है ना, x इज डिग्री ऑफ डिसीजन, 2 kp डिवाइडेड बाय p का क्यूब रूट आ रहा है 1/3। दैट इज द आंसर वी गेट। आपने बताया ना क्वेश्चन में, तो हम निग्लेक्ट वहीं कर सकते हैं ना जहां एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, किसी के कंपैरिजन में, तो निग्लेक्ट किया अपन ने। ठीक है, अच्छा रिएक्शन में भी ये कह रहा है ऊपर 1NO2 है, कोई बात नहीं, अपन 1NO2 है तो इसको अरे कर लेना ना, अपने आप बता तो दिया मैंने कंसेप्ट कि 2 भी होता तब भी कैसे करते हैं। ये लो 1NO2 है तो ऐसे कर लेना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आंसर तो आपका फिर भी आ जाएगा। ये 1.5 कर लेना, प्रॉब्लम क्या है तुमको, ये ले x इज इक्वल टू 1.5 था ना, तो ये 3/2, सो 3 और 2 इधर ले, हो गया, कर लेना उसमें सब्स्टिट्यूट करके। अब कंसेप्ट तो बता दो, ठीक है ना, क्या करना है हमें, हम खुद कर लेंगे अपना, कि आप कैसे कर रहे हो उसको, चलेगा ना। इसमें क्या है ना, मतलब शीट भी मेरा थोड़ा सा मतलब वैसे दिख रहा है, मुझे गंदा दिख रहा है ये, पता नहीं क्यों, चलेगा। अपने पास क्या i4 बताना था मुझे, चलेगा ना i4, ये लो i4 चेक कर लेते हैं, है ना, उसमें टेंशन नहीं लिया करो, आप बस ये देख लो आपने कंसेप्ट कैसे बताया, अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कंसेप्ट अपना वही रहेगा, उसमें चेंज मतलब ठीक है, अगर आप इक्वेशन को चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, इक्वेशन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है मतलब कंसेप्ट तो यही है जो आप बता रहे हैं मुझे, इसमें चेंज नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार ना कंसेप्ट बताना चाहता हूं, मैं आंसर नहीं बताना चाहता कि ये आंसर आएगा, नहीं अपन तो कंसेप्ट देखेंगे, अगर उससे आंसर नहीं आ रहा तो अपन चेक करेंगे कि यार कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, तब अपन कहेंगे कि भाई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। हाँ अगर इसमें ऐसे हो गया कोई बात नहीं ना सर, उधर 2x लिख लूंगा, सर ने लिख दिया ना 2x लिख लूंगा, अपने आप ही करता रहूंगा, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर भी नहीं आता है कि नहीं सर ने अगर भूल गए इधर 2x में तो फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम सर से पूछेंगे आपने क्या किया है सर। चलो i4 की बात करते हैं, अपन से करें कोई इक्विलिब्रियम है क्या इसमें, लो भाई अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम गिवन है तो आधा कोई काम तो आप कर ही देते हो, उसमें सोचने के लिए बचता क्या है हमारे लिए, कुछ बचता ही नहीं फिर तो। When sulfur is in the form of acid, it is heated at 900 Kelvin, ठीक है टेम्परेचर मुझे है, मैंने जरूरत पड़ेगी तो यूज करूंगा, 900 Kelvin डिकम्पोज किया। The initial pressure of acid is 1 atmosphere and falls by 29%, ये 1 atmosphere था, ये 0, ये 4x होगा तो ये 1 - x होगा। मुझे x का वैल्यू गिवन है 0.29, x इज इक्वल टू 0.29, ये प्रेशर लिया मैंने, ठीक है उसने कहा था ये 1 है ना, और वो कह रहा है 29% को फॉल हो जाता है, इसका मतलब 29% ये डिकम्पोज हो गया होगा। This is because of the conversion of acid into S2, the Kp of the reaction, हाँ तो हो गया ना, Kp will be equal to 4x to the power of 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 - x, x आपने दे रखा है तो 4 into 0.29 करो ना, to the power of 4 डिवाइडेड बाय 1 - 0.29, ये लो आपका आंसर आ गया, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा, अब बता दें। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, ये i4 था आपका, J1 और J2 दोनों ही पूछे हैं, अरे यार ऐसे कैसे इतना सारा, देख लेते हैं J1 और J2 में क्या प्रॉब्लम है। थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, J1 और J2 तो बेकार ही होंगे, रीजन सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड तो होता है, आपने फॉर्मूले पढ़ाए भी थे और बाद में फॉर्मूले को कंपाइल करके भी बताया था, इसका मतलब वहां फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं होता। फॉर द रिएक्शन SO2, मुझे एक रिएक्शन गिवन है SO2 प्लस हाफ O2 ना, हाफ O2 गिव्स यू SO3, बस फिजिकल स्टेट एक बार देख लेता हूँ, गैसियस स्टेट सब कुछ ठीक है, इसके लिए आपने डेल्टा H0 गिवन है, डेल्टा S0 गिवन है ना, और आपने पूछा है Kp बता दो, फाइंड द Kp ऑफ द रिएक्शन, ना तो Kp हो गया ना भाई, मैं क्या करता हूँ डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, और आपने बताया इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, माइनस RT ln ऑफ Kp इज इक्वल टू डेल्टा H0 गिवन है माइनस T डेल्टा S0, इसको ln को
लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपन कहेंगे -2.303 आर टी इंटू लॉग बेस 10 केपी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूं, कितना गिवन है -98.32 माइनस कर लेता हूं। टेम्परेचर कितना था अपन को 298, क्योंकि नॉट लगे हुए हैं तो 298 तो होगा, नहीं भी देते तब भी 298 लेता, नॉट लगा रखे ना, टीका लगा रखा है आपने। -95 ये तो गलत बात है, मल्टीप्लाई बाय ये -95 आपने जूल्स में दिया है, जबकि ये किलो जूल्स में, तो मुझे उसको या तो किलो जूल्स में कन्वर्ट करो या इसको जूल्स में कन्वर्ट करो, यूनिट तो सेम होने चाहिए ना। तो आपने कहा था ये टोटल एनर्जी, ये डिसऑर्डर एनर्जी, तो ये एनर्जी जिससे वर्क डन कर सकते हैं, तो सारे कुछ एनर्जी तो यूनिट तो करो सेम, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन 10 की पावर -3 से, तो ये भी किलो जूल्स हो गया, डेल्टा लो भाई मेरा काम हो गया। अब इसमें टी आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, मैं क्या बताऊं आपको, बताओ। इधर किलो जूल्स है तो आर को भी किलो जूल्स में ले लेना, तो -2. क्योंकि एनर्जी से डील कर रहे हैं ना, 8.314 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या लिखे हैं अपन, मतलब इधर किलो जूल है तो इधर भी किलो जूल लिखते हैं, तो -3 इंटू टी 298 इंटू लॉग ऑफ केपी। अब केपी कैलकुलेट करना है तो कर देंगे, बाकी लिखा हुआ है तो लिख देना। लो भाई आंसर आ गया, तो फॉर्मूला ही था सीधा, आपको सब्स्टिट्यूट करना था, मेरा आंसर आ जाता, केपी आ गया। अब J2 में क्या गिवन है अपन को, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मेरे पास एक डाटा गिवन है, ठीक है। तो अपन को गिवन है, ये रिएक्शंस अपन को गिवन है 1 2 3, ठीक है। स्टेट वेदर द रिएक्शन 3 इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे ना, रिएक्शन 3 जो है वो उसका 2000, देखो टेम्परेचर डिफरेंट है, के का टेम्परेचर अपन को डिफरेंट गिवन है, तो अगर आप टेम्परेचर डिफरेंट लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले चेक करूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करो और थर्ड इक्वेशन को बनाओ। तो थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, 1 को रिवर्स करता हूं, है ना, 1 को रिवर्स करता हूं, कर दिया। तो CO प्लस H2O गिव्स यू CO2 प्लस H2। तो मेरे पास अब इसको ना K1 हो गया अपने पास, ये हो गया K1 इज इक्वल टू 1/4.4, ये गिवन है। और दूसरे वाले रिएक्शन को क्या करें कि मतलब अब इसको ना 2 से मल्टीप्लाई भी करना है अपन को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये लो ये लो। तो इसको जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी रिएक्शन को, तो अपन ने देखो एक रिएक्शन मुझे KC की बनता, तो KC डैश, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया KC डैश होता ना, वो पुराने वाले का स्क्वायर होगा, टू द पावर ऑफ n होता ना। तो आपने जो केस, एक बार आपने 2 से मल्टीप्लाई भी किया तो स्क्वायर हो गया, उसके बाद आपने ऐड भी किया, उसके बाद रिवर्स भी किया, तो ठीक है, लो ये स्क्वायर हो गया अपने पास, ये बन गया। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 अपन को क्या गिवन है, अब इक्वेशन 2 को भी रिवर्स करो और फिर ऐड कर दो। इक्वेशन 2 क्या है अपने पास, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ H2। तो इसके लिए K2 जो होगा ना, वो अपने पास हो जाएगा, फिर रिवर्स करो 1/5.31 इंटू 10 की पावर -3, लो भी रिवर्स कर दिया। अब क्या करें, अब इन दोनों को ऐड करो तो रिएक्शन 3 बनेगा। अब रिएक्शन क्या करेंगे, 3 बनेगा ना, पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या इसमें कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास ट्वाइस ऑफ CO प्लस O2 गिव्स यू ट्वाइस ऑफ CO2। क्या यही रिएक्शन है अपन को वो जो गिवन है, बिल्कुल। अच्छा, अब इस रिएक्शन का इससे जो केसी आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू, मतलब ये 2000 केल्विन पे आ रहा है ये केसी, है ना, ये केसी जो है, क्योंकि ये जो अपन ने यूज किया ये 2000 केल्विन पे है, तो इसका केसी क्या आएगा अपने पास वो देख लेते हैं। तो इसका केसी, अच्छा ये 5.3 इंटू 10 की पावर -10 है यार, है वैसे नहीं है, 10 की पावर -10 था वो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ना अपने पास, तो इसको 10 की पावर ऊपर ले जाते हैं अपन, तो है पहले तो ये करते हैं कि ऐड किया तो आपने K1 इंटू K2 करना है, पहली बात तो ये।
सो K1 इंटू K2 का मतलब हो गया 1/4.4 का स्क्वायर इंटू 5.31 और 10 टू द पावर हो जाएगा 10। ये आया अपने पास। अब एक बात देखो, मुझे ये रिएक्शन ऐसे भी गिवन है। कैसे गिवन है? ट्वाइस ऑफ CO प्लस O2। अगर इसी रिएक्शन को मैं 1000 केल्विन पे करता, अगर इसी रिएक्शन को मैं 1000 केल्विन पे करता तो इसका Kc जो आता वो 2.24 इंटू 10 के पावर 22 आता। मतलब टेम्परेचर कम करने से Kc का वैल्यू बढ़ गया, मतलब डेल्टा H नेगेटिव रहा होगा। तो आपने लिखा ना वेंटल इक्वेशन में, बताया तो आपने अच्छे से कि डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 R, इसको तो कई बार बताया मैंने, T1 माइनस 1.T2। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से Kc2 विल बी ग्रेटर देन Kc1, वो आएगा अपने पास, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें तो टेम्परेचर कम करने से Kc बढ़ गया, टेम्परेचर कम करने से Kc बढ़ गया, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड क्या होगा। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बता दिया अपन ने, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये लो भाई आंसर आ गया, राइट ना। अब सेक्शन के में पूछ रहे हैं आप लीच प्रिंसिपल। तो अपन से पूछा है K2, K3 और K4, मतलब सारे ही पूछ लिए फिर तो। चलो भाई ठीक है, चलो देखते हैं K2, K3। Using Lee-Chatelier's principle, predict the effect of decreasing the pressure and temperature, increasing the pressure on each of equilibrium। अपन को दो चीजें बतानी कि डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। T को डिक्रीज कर दो और प्रेशर को बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो पहला वाला रिएक्शन, तो N2 प्लस 3H2 है और गिव्स यू ट्वाइस ऑफ NH3 है। हीट जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एनर्जी गिवन है अपन को। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, टेम्परेचर को कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अभी देखा अपन ने, अगर टेम्परेचर आप कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, और प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये दोनों कंबाइन होकर वॉल्यूम कम होगा तो फॉरवर्ड जाएगा। तो टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करोगे गोज फॉरवर्ड, और प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो गोज फॉरवर्ड। क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे ना, यहाँ 4 मोल थे या 4 वॉल्यूम था, उधर 2 वॉल्यूम बन गया, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। दूसरा ये भी एक्सोथर्मिक है तो उसी के हिसाब से, लेकिन इसमें ना नंबर ऑफ मोल्स जो है, जो आपने गिवन है ना N2 प्लस 3O2, ये अपन को कांस्टेंट गिवन है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें हीट गिवन है अगर तो एक्सोथर्मिक हो गया, है ना। हीट गिवन है तो अपन एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो चलो देखते हैं क्या, पहले अपन लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। आपने कभी N2 है प्लस O2 है, इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हीट, मतलब ये रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो अपन कहेंगे एक्सोथर्मिक है, मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर मूव्स फॉरवर्ड। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो इंक्रीज इन प्रेशर, है ना। अगर अपन प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन में क्या बताएंगे अपन, बी वाले में क्या गिवन है अपन को, हीट गिवन ना, तो बिल्कुल, तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या लिखें अपन, नो चेंज ना। वो क्यों, डेल्टा एन जी 0 है ना, नो चेंज। क्लास में किया, बाकी आप बता देना बेसिकली, इनमें से कोई पार्ट ऐसा है जो आपको नहीं पता तो आप मुझे बता दो। तो सी वाला एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो प्रेशर डिक्रीज करोगे तो बैकवर्ड आएगा, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ाने से वो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। डी वाले में अब अपने आप कर लेना, मैंने बता दिया मोल से कैसे कैलकुलेट करना है। अब अपन को गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर,
ये तो अपन ने मतलब केस 1 ही है यार, मतलब ये जो लीटर चटलियस प्रिंसिपल आप पूछ रहे हो, ये तो केस 1 है जो अपन ने डिस्कस किया था, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अच्छा अमोनियम कार्बामेट भी आपको फेमिलियर हो आप, मैंने क्लास में यूज किया ये कंपाउंड। ये सॉलिड होता है, ट्वाइस ऑफ NH3 बनता है प्लस CO2 बनता है, बना दिया। So when a solid is introduced in the evacuated vessel of 25 degrees centigrade, the total pressure of the gas is 0.3 atmosphere। ठीक है, तो ये 0.2 होगा, ये 0.1 होगा, एक ही तरफ है ना गैसेस, और टोटल प्रेशर कह रहा है 0.3 है, हाँ तो इसका डबल प्रेशर होगा ना, क्योंकि इससे मोल्स 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp? हाँ तो बता देंगे ना कितना आपका, इसका स्क्वायर इनटू 0.1 Kp आ जाएगा। ये लो, अब ये कह रहा है गिवन दैट, अपन को ये गिवन है, चलो भाई ठीक है, तो अपन देख लेंगे। गिवन दैट बी वाले में द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। चलो अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है आपके पास, ये तो Kp था। How would the following changes affect the total quantity of ammonia in the flask once the equilibrium is re-established? तो इसको अपन को बताना है कैसे अफेक्ट करेगा अगर ये चीज अपन करते हैं, तो एडिंग CO2 बैकवर्ड जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, तो आपको वो बताने हैं। एडिंग दिस नो चेंज, सॉलिड है, एड रिमूविंग CO2 फॉरवर्ड जाएगा। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट है ना जो अपन ने डिस्कस किया था, केस 1 ही है ये तो। इंक्रीजिंग टोटल वॉल्यूम, इसके प्रेशर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएंगे, फॉरवर्ड जाएगा। फिर एडिंग नियॉन मतलब इनर्ट गैस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही तरफ प्रेशर है ना। एडिंग इनर्ट गैस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर विल रिमेन सेम। इंक्रीजिंग द, और लिखा हुआ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डिकम्पोजिशन होगा, इसका डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे तो अमाउंट बढ़ेगी। दैट इज द क्वेश्चन। K4 भी पूछा है, सारे पूछ लो। इक्विलिब्रियम इज, है ना, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट टेम्परेचर T। तो अपने पास इक्विलिब्रियम है A प्लस A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, ये अपन को गिवन है। एट इक्विलिब्रियम, ये एट इक्विलिब्रियम है, इसका 1 मोलर है, इसका 2, इसका 2, तो Kc इज इक्वल टू हो गया 4। अब बताओ क्या करें, चलो भाई। इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड, हाँ तो सबके कॉन्सेंट्रेशन आधे हो जाएंगे ना फिर। तो क्या करें, फाइंड द इक्विलिब्रियम। हम तो इक्विलिब्रियम बताएंगे ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। फाइंड द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होता, तो Kc तो गिवन है ना, डबल किया तो 1 into 1 डिवाइड बाय 1/2 कर दो। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन करना है ना, वो क्या करना था अपन को। इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड, हाँ तो 2 हो गया। देन फाइंड द, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो अपन कहेंगे जब वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, तो डिसोसिएशन होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाला है। 1 - x 2 + x 2 + x, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 1 - x, तो ये हो जाएगा 2 + x और 2 + x। तो वॉल्यूम डबल करने से, लेकिन ये तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, हाँ तो करेंगे ना डिवाइड बाय 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को ऐसे। आप क्या करोगे, इसमें वॉल्यूम इंक्लूडेड है, तो अपन ने कहा भाई 2 + x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x into 1/b। ये 2 भी है, अब v चेंज हो जाएगा, अपन डबल करने वाले हैं इसमें, डबल कर दिया अपन ने। ये Kc मुझे 4 गिवन है। चलो शुरू हो जाओ, x कैलकुलेट करो, बता देना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेकंड वाला क्वेश्चन L2, क्लास में किए तो थे यार, ऐसे 2 बताए थे मैंने, वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन टू मी, ठीक है। Na2
HPO4.12H2O इक्विलिब्रियम में Na2HPO4.7H2O प्लस 5H2O, ये वेपर बन गया, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, बस इतना ही पूछा है। उसमें क्या करना, ये हो तो गया। केपी आपको गिवन है, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। पता नहीं किसने पूछा, इससे अच्छा क्वेश्चन किया बनने तो कुछ भी नहीं पूछा उसने। M1 and 3 टू सॉलिड्स ना, हाँ तो ठीक है, M1 करते हैं अपन। M1 में टू सॉलिड कंपोनेंट्स A and B डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। A सॉलिड है, ये डिसोसिएट हो रहा है, A डिस प्लस H2S। B सॉलिड है, ये भी डिसोसिएट हो रहा है और ये बना रहा है B डैश प्लस H2S, ठीक है। और ये गैसेस है, ये दोनों भी गैस है। At 20 degrees centigrade over excess of A, the pressure is 50. Okay. And that over B is 60. The dissociation constant of A and B. Two solid compounds dissociate like this. The relative number of moles of A dash and B dash in the vapor state over the mixture of solid of this. Calculate, show that the total pressure over the gaseous mixture is this much. हाँ ठीक है, ये डिसोसिएट होगा तो X बनेगा, ये भी X बनेगा, ये डिसोसिएट होगा तो Y बनेगा और ये भी Y बनेगा। ये दोनों से बन रहा है तो ये X प्लस Y होगा वेसल में, ये भी X प्लस Y होगा वेसल में। इसका KP लिखूंगा तो लिखूंगा X इंटू X प्लस वाई, ये KP1 है, और इसका KP2 लिखूंगा तो वो भी X, ये Y इंटू X प्लस वाई, X प्लस वाई। ये कह रहा है कि जब अपन ने सिर्फ सॉलिड ना एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द एक्सेस ऑफ सॉलिड A द प्रेशर इज 50, मतलब X और इसका जो प्रेशर था ना टोटल, तो X का वैल्यू मुझे 25 गिवन है एंड द प्रेशर ऑफ B, Y का वैल्यू मुझे 30 गिवन है। लो भाई KP1 और KP2 कैलकुलेट कर लो। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, इनके मोल्स बताने हैं तो रेशियो बता दो X अपन Y का। टोटल प्रेशर दिस प्लस दिस प्लस दिस, P टोटल हो जाएगा X प्लस Y प्लस X प्लस Y। ये लो भाई, ये प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B एंड प्रेशर ऑफ H2S, टोटल हो गया प्रेशर, सबके प्रेशर ऐड कर दिए, तीन क्वेश्चन हो गया। ये 50 से आपने X कैसे कैलकुलेट किया, उसने बताया ना कि A के ऊपर जो प्रेशर होता है वो 50 होता है, तो एक ही तरफ गैसेस है ना, बाकी दूसरी तरफ तो सॉलिड है ना, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से डिवाइड कर दो, कर दिया। M2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, पूछा किसने पहले तो ये बताओ। M2 नहीं होगा, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि M2 बस हो गया। M2 हो गया। LB हो गया। M3 तो मेरे इसमें है ही नहीं है, तूने M3 पूछा क्या, या M2 पूछा होगा तो वो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ना। सो ये आपके डाउट्स थे। अब आप एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 सॉल्व कर लेना और एक्सरसाइज 3 को भी सॉल्व कर लेना, तो अपन डिस्कस करेंगे उसके डाउट्स। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। Bye, sir. बाय। Guys.